पिछले क्लास में देख रहे थे हम लोग पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो वहां हमने राष्ट्रपति की जो 7 तरह की शक्तियां हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, उसको देखा। और राष्ट्रपति की एक और महत्वपूर्ण पावर है वीटो की पावर। वीटो जो है संविधान के अनुच्छेद 111, संविधान का अनुच्छेद 111 जो है वीटो को कवर करता है। 111 वीटो। वीटो समझने के लिए हम जानते हैं कि अगर संसद कोई विधेयक, कोई बिल पास करती है तो वो अधिनियम, एक्ट तभी बनता है जबकि उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाए। संसद के द्वारा पारित बिल, विधेयक तभी अधिनियम बनता है, कानून बनता है, जबकि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। और राष्ट्रपति किसी बिल के अपने पास आने के बाद उसके पास 3 तरह के इख्तियार हैं। या तो वो बिल को सहमति दे, या तो वो बिल पे सहमति सुरक्षित रख ले, या तो बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर दे। मे गिव हिज एसेंट, मे विदहोल्ड हिज एसेंट एंड मे रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू पार्लियामेंट। ये 3 पावर हैं उसके पास। तो दूसरी शक्ति जो है किसी विधेयक को सुरक्षित रखने की, इसी को हम वीटो के नाम से जानते हैं कि राष्ट्रपति अपनी एसेंट को सुरक्षित रख लेता है। इसी को हम जो है वीटो कहते हैं। और आज सारे मॉडर्न स्टेट में 4 तरह के वीटो जो वहां के हेड ऑफ द स्टेट हैं वो एंजॉय करते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा क्वालिफाइड वीटो, तीसरा सस्पेंसिव वीटो और चौथा पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। यहां जानने की बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ 3 तरह के वीटो का प्रयोग करता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। चौथा जो क्वालिफाइड वीटो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रयोग करता है। इसमें यह होता है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए आता है तो अगर राष्ट्रपति उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए वापस करता है, तो अगर वह उससे भारी बहुमत से पास करके आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना बाध्यता होती है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और ये क्वालिफाइड वीटो वहीं चलता है। हमारे यहां एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अपनी सहमति को सुरक्षित रखता है, विदहोल्ड हिज एसेंट, और वो बिल का वहीं अंत हो जाता है, बिल वहीं समाप्त हो जाता है। ये हमारे यहां 2 केसेस में होता है। पहला ये है कि जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो। प्राइवेट मेंबर बिल आप यूं समझें कि जिसे सरकार के मंत्री पेश करते हैं उसे हम सरकारी बिल कहते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर, जो कोई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई सदस्य जिस बिल को प्रस्तुत करता है उसे हम जो है प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो जो है प्राइवेट मेंबर बिल पे है, एंजॉय कर सकता है। और दूसरी स्थिति तब बनती है जबकि कोई ऐसा बिल है जो पार्लियामेंट पास करके निकाल देती है और राष्ट्रपति के पास जा रहा होता है और उसी समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है किसी कारण से। और जो नई मंत्रिपरिषद आती है, चुनाव के बाद बन के आती है या नई मंत्रिपरिषद बनती है, वो ये निर्णय लेती है कि राष्ट्रपति इस बिल पे अपनी सहमति न दे, उस बिल में वो इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो इस तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट जो है एब्सोल्यूट वीटो को एंजॉय करते हैं। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो तीनों के इख्तियार हैं, सहमति देगा, सहमति सुरक्षित रखेगा या रिटर्न कर देगा फॉर रिकंसिडरेशन। ये ध्यान देने की बात है कि ये मनी बिल के केस में नहीं होता। मनी बिल क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आती। तो अगर वो बिल को फिर से वापस करता है कि इसको संसद पुनर्विचार करके भेजे और संसद फिर से उसको साधारण बहुमत से ही सही पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति का जो वीटो है वह समाप्त हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसी स्थिति नहीं है क्वालिफाइड वीटो की, वो उससे बड़ी मेजॉरिटी से पेश करके उसको भेजे तब वीटो का खत्म होगा। हमारे यहां ऐसा है कि अगर साधारण बहुमत से भी पास करके फिर से संसद भेज दे तो वो राष्ट्रपति का वीटो खत्म हो जाता है। और अब ये ऑब्लिगेटरी है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी सहमति देगा, शैल गिव हिज एसेंट।
ये सस्पेंसिव वीटो हो गया। और तीसरा वीटो है पॉकेट वीटो, जिसको हम कहते हैं जेबी वीटो। इसमें यह होता है कि राष्ट्रपति न तो बिल पे अपनी सहमति देता है न तो नहीं देता, वो सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं करता, वो बिल उठाया जेब में रख लिया, मस्त है, मतलब वो उसके टेबल पे पड़ा रहता है, वो न तो उसको वापस करता है न तो उस पर हस्ताक्षर करता है, बस उसको रोक लेता है अपने पास। और एक केस हमारे यहाँ है वही 1986 वाला, जिसमें कि राष्ट्रपति ने अपने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह साहब की उस समय, ज्ञानी जैल सिंह साहब उस समय राष्ट्रपति थे, और राजीव गांधी की सरकार ने वो भारतीय डाक अधिनियम संशोधन बिल पारित किया था और उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा। लेकिन इस तरह की बात थी उसमें कि शायद प्रेस स्वतंत्र पे हमला था, प्रेस स्वतंत्र को सीमित करने वाला था बिल, और इन्हीं सब कारणों से ज्ञानी जैल सिंह साहब ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी और ये बिल पड़ा रहा उनके पास। और 1989 में जब आर वेंकट रमन साहब प्रेसिडेंट होके आए और नई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तो न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को इन्होंने, आर वेंकट रमन साहब ने वापस किया बिल को। सोचिए 86 से लेके और 89 तक 3 साल ये बिल लमसम 3 साल बिल ये पड़ा रहा। और देन न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने डिसाइड किया टू ड्रॉप द बिल, कि वो बिल के साथ नहीं जाएंगे। तो ये एक केस है पॉकेट वीटो का। और ये वीटो आपका हो गया, और कहते हैं कि पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज क्या है, बिगर देन यूएस प्रेसिडेंट। ये पॉकेट पर्स कहिए या पावर कहिए, ये इस अर्थों में होता है कि हमारे यहां राष्ट्रपति के पास जब कोई ये सुरक्षित बिल लगता है तो संविधान में कोई ऐसी टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कितने दिनों तक अपने पास रख करके रिकंसिडरेशन के लिए वापस करेगा, कितने समय में अपनी सहमति दे देगा। संविधान इस पे कुछ नहीं कहता। देखा आपने यहाँ 86 से 89 तक बिल पड़ा रहा, ज्ञानी जैल सिंह साहब उसको छोड़ दिए, बाद में वेंकट रमन साहब ने उसको वापस लौटाया, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू ड्रॉप द बिल। तो बट इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि जितने समय तक चाहे पॉकेट वीटो यूज करके रख सकता है। बट यूएस प्रेसिडेंट के लिए ये है कि विद इन 10 डेज, वहां टाइम फ्रेम है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि 10 दिन के अंदर बिल को यूएस पार्लियामेंट को वापस करना होता है। और अगर वो बिल को उसी रूप में या बदल के दें तो फिर जो है 10 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है। और अगर उससे बहुमत की मेजॉरिटी से कर करके उसको भेजते हैं, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से यूएस की कंडीशन है, तो वहां राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। हमारे यहां यह है कि ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है, क्योंकि वो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यहां 10 दिन की समय सीमा है। एक बात ये, ठीक। और एक बात और ध्यान देने की है कि वीटो की शक्ति का प्रयोग जो है 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में के बाद से आप जानते हैं कि वीटो की शक्ति जो है, जो संवैधानिक संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, उसके उस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राष्ट्रपति के पास ये वीटो की पावर नहीं है। ये क्लियर है, यहां तक ये बात हो गई। और अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ कि वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, इसको भी देख लेते हैं। वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिका के बिलों पर भी राष्ट्रपति को वीटो पावर है, ठीक। राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार में क्या करेगा, गिव हिज एसेंट, मे विथहोल्ड हिज एसेंट, और मे रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। बट अगर कोई राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया बिल गवर्नर के पास एसेंट के लिए आता है तो अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 गवर्नर को अब 4 अधिकार देता है, एक और बढ़ गया। राष्ट्रपति के पास तो 3 था, चौथा यह है कि बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करना। राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के एसेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है। और अगर ऐसा बिल जो आरक्षित है राष्ट्रपति के पास जाएगा
तो 201 में फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के पास फिर वही अधिकार है, बिल पे सहमति दे, दस्तखत कर दिया, सारा झंझट खत्म, बिल पे सहमति सुरक्षित रख ले, या बिल को फिर से रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए बाया गवर्नर टू स्टेट असेंबली। उसके बाद अगर स्टेट असेंबली फिर से उस बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट, संशोधन सहित या संशोधन रहित पास करके गवर्नर को देती है, गवर्नर फिर राष्ट्रपति को देता है, तो भी राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। कहने का मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर बिल पे भी वीटो का पावर जो है किसको है, राष्ट्रपति को है। ये ध्यान देने की बात है कि वीटो का पावर जो है राष्ट्रपति को है। ठीक, और अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भी थोड़ा सा हम देख लें। अनुच्छेद 72 है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से लैस करता है, राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर देता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आप जानते हैं 3 मामलों में है। एक तो यूनियन लिस्ट से संबंधित अगर कोई ऑफेंस किया गया है, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लिस्ट। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई सेंटेंस डेथ सेंटेंस है, अगर मृत्युदंड है तो मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति ही क्षमा करेगा, राज्यपाल को जान लीजिए कोई अधिकार क्षमादान का नहीं है। और तीसरी कंडीशन यह है कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई सजा होती है तो उसको भी माफ करने का अधिकार, क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, राज्यपाल को नहीं है। तो ये 3 चीज, यूनियन लिस्ट, मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन, ठीक, सैनिक अदालतों के डिसीजन से अगर कोई अपराध किया और कोई सजा है तो वो माफी राष्ट्रपति करेगा। और तीसरा जो है अगर कोई दंड मृत्यु दंड है, एक सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस। ठीक, ये है। वीटो की बात हो गई। हां, हम पढ़ रहे थे पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान, सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये क्षमादान का औचित्य क्या है, इसको संविधान में 72 में रखने का क्या औचित्य है। तो ये हम ध्यान दें तो 2 बातें हैं ऐसी। एक तो यह है कि अगर कोई विधि न्याय देने में, न्याय निर्णय की प्रक्रिया में अगर कोई कमी रही है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सके। और दूसरा ये है कि अगर अदालत के द्वारा दिया गया दंड ज्यादा कठोर है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि दंड ज्यादा हार्श है, अधिक कड़ा है, तो वो जो है उसमें कुछ रियायत कर सकता है। तो ये 2 बात है कि अगर कोई दंड बहुत कड़ा है तो राष्ट्रपति उसको देख ले, किसी कारण से कभी होता है कि अदालतें बड़ा कड़ा निर्णय ले लें तो राष्ट्रपति उसको मानवीय आधार पर देख सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिसे मैं पहले बताया, क्या कि न्यायिक त्रुटि अगर कहीं हो गई है, कहीं कोई न्यायिक भूल हो गई है तो उसको समय रहते सुधार लिया जाए। अब आप कहेंगे न्यायिक भूल कैसे हो जाएगी, तो एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे करके इसे हम स्पष्ट कर लें कि आप फर्ज कीजिए कि कोई एक मामला है जिसमें कि बड़ा एक चर्चित केस है, कोई एक हत्याकांड है, कोई एक मर्डर हो गया। उस केस में जो है जो अभियुक्त हैं पकड़े गए, उनको सीबीआई जांच कर रही है और अभियुक्तों को सजा हो, इसके लिए जरूरत है कि साक्ष्य जुटाए जाएं, प्रमाण जुटाए जाएं। और हत्याकांड इतने बारीकी से किया गया है कि सीबीआई को जल्दी सबूत नहीं मिल रहा है, बड़े मुश्किल से उनको एक विटनेस अचानक मिलता है और जिससे सारे केसेस की कड़ियां जुड़ जाती हैं। मान लीजिए कोई एक गवाह है जोगिंदर बाबा, उसकी गवाही के आधार पे सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं और जो भी अभियुक्त है उनको आजीवन कारावास की सजा सेशन कोर्ट से हो जाती है, वो सजा हाई कोर्ट में बहाल होती है और सुप्रीम कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिलती। फर्ज कीजिए जो 2000 में ये मर्डर हुआ था, ये केस 2000 से इसका ट्रायल शुरू हुआ और 20 साल तो लग ही जाता है। तो 2020 में आकर के केस का जजमेंट आया और जो लोग एक्यूज थे उनको जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ। बट 2022 में
इंसिडेंटली ये पता चला कि द योगिंदर बाबा हु वाज मेन विटनेस, जो मुख्य गवाह था, वो ही वाज डाइड इन 1996 एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड। राजस्व अभिलेखों के हिसाब से वो 1996 में मर चुका था। अब इस न्याय की अहमियत क्या हुई? जाहिर सी बात है कि दो जोगिंदर बाबा नहीं होंगे। जोगिंदर बाबा कोई नकली जोगिंदर बाबा रहा होगा, या अगर ऐसा सस्पेंस ही क्रिएट हो गया तो न्याय निर्णय की प्रक्रिया तो चौपट होगी। जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी थी उसमें कहीं ना कहीं चूक तो हो गई। न्यायालय क्या इसमें क्या गलती? न्यायालय भी तो विटनेस को एग्जामिन करती है, उसको जो सबूत मिले, जो साक्ष्य रखे गए, जो गवाही दी गई, उसके आधार पर उनका निर्णय हुआ। तो यही मैं कहना चाह रहा था, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि वो आजीवन कारावास से 2 साल से सजा झेल रहा है, या ऐसी और सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मौका होता है कि ये अब पट से वो क्षमादान के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास, और ये देख करके राष्ट्रपति, उसका मंत्रिमंडल ये निर्णय लेगा कि इसको जो है भैया फट से पार्डन किया जाए, क्षमादान किया जाए। तो ये है कि अगर कोई न्यायिक भूल हो जाती है उसको सुधारा जा सके, और कई दफा दंड बड़ा कड़ा होता है, उसमें कुछ जो है रियायत दी जा सके, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। और आप जान लें कि इसमें एक तो पार्डन है, कितनी तरीके की माफी होगी, तो पार्डन क्षमा है, क्षमा में सब क्षमा हो गया, यानी आपका सेंटेंस खत्म, आपका पनिशमेंट खत्म, दंड और दंडादेश दोनों तो खत्म हो ही गए, साथ में जितनी डिस्क्वालिफिकेशन थी आपकी सारी खत्म हो गई, बिल्कुल आप चकाचक हो गए, एकदम बिल्कुल से वॉशिंग मशीन में ड्राई क्लीन हो गए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे ऊपर से सारे आरोप खत्म हो गए, राष्ट्रपति ने मुझे क्षमा किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है पार्डन। दूसरा केस है लघुकरण का, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। लघुकरण हिंदी में, इसका मतलब यह है कि इसमें सजा का स्वरूप बदल जाता है। जैसे किसी को कठोर कारावास है, उसको जो है हमने साधारण कारावास में बदल दिया, इसका स्वरूप बदल जाता है, वो कम्यूटेशन है। और तीसरा हमारा रेमिशन है। रेमिशन को हम क्या कहते हैं? परिहार कहते हैं। परिहार में ये होता है कि स्वरूप नहीं बदलता। जैसे किसी को 5 साल की जेल थी, राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए गए, राष्ट्रपति ने उसको 3 साल की कर दिया, 2 साल की कर दिया, ये जो है रेमिशन है, इसको हम हिंदी में परिहार कहते हैं। और चौथा हमारा है, उसको हम कहते हैं क्या कि विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट में ये होता है, विराम में ये होता है कि कोई विशेष परिस्थिति होती है, जैसे कि जिसको सजा हुई है वो व्यक्ति, फर्ज कीजिए कि वो कोई महिला है, वो गर्भावस्था की अवस्था में है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है, दिव्यांग है, या किसी कारण से उस सजा को उसको कठोर कारावास हो गया। तो ऐसे स्थिति में, जो कि परिस्थितियां जहां की थोड़ी सी विपरीत हैं, परिस्थिति ऐसी होती है कि दी गई सजा उस परिस्थिति के नाते कम की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पाइट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक। और पांचवा है, उसको हम कहते हैं रेप्राइव, इंग्लिश में, हिंदी में प्रविलंब। ये वो स्थिति होती है जिसमें कि फर्ज करिए किसी को फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड हो गया, तो ये चाहेगा ना कि वो कम से कम, हर आदमी चाहेगा कि भाई राष्ट्रपति के पास एक क्षमादान देके देखते हैं, या कम्यूटेशन में जाते हैं, देख के देखते हैं कि लघुकरण में हमारी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल जाए। तो इस तरह की स्थिति में राष्ट्रपति को एक रेप्राइव की रीड दी जाती है, प्रविलंब की। और ये अस्थायी रोक है, टेम्पोररी जो है एक तरीके का ये रोक है। ये 5 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की। ठीक, क्लियर हो गया। और एक चीज इसमें और हम देख लें कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में अलग अलग रिट अलग अलग समय पे डाली गई। ये भी कहा गया कोर्ट से कि राष्ट्रपति को एक गाइडलाइन इशू की जाए कि मतलब क्षमादान के लिए कैसे कैसे राष्ट्रपति रिएक्ट करेगा। तमाम रिट को निपटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन दिया है अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के लिए, वो सारे ऑब्जर्वेशंस का सारांश यही है कि राष्ट्रपति के लिए क्षमादान कोई मौखिक आधार पे नहीं होगा, ओरली नहीं होगा, उसके लिए रिट दी जाएगी। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति सारे साक्ष्यों को, जितने भी एविडेंस हैं, सबको थ्रू आउट एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है,
और राष्ट्रपति की जो राय है, जो विचार है, वो अलहदा हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो न्यायिक जो जजमेंट की जो न्यायिक जजों की जो राय है जजमेंट में, वो उससे सहमत हो। और राष्ट्रपति अगर कोई अलग से अपना आदेश जारी करता है उस पे, तो ये उसके लिए बाध्यता नहीं है कि उसका कारण बताए। राष्ट्रपति ये भले न्यायिक है, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है और इसका प्रयोग करते समय वो अदालत कोर्ट नहीं लगाता, न्यायालय की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। ये भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, और राष्ट्रपति के दिए गए निर्णय की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है, उसको किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है। बड़ा सही निर्णय था कि राष्ट्रपति अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उनको कोई गाइडलाइन हमको देने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कही गई इसमें कि राष्ट्रपति दंड से ही नहीं, इसको क्या कहते हैं, एविडेंट मिस्टेक से भी राहत दे सकता है। ठीक, और ये बातें हो गई, ये करेगा। और अगर कोई रिट एक बार कोई याचिका दे चुका है क्षमादान की, तो कोर्ट ने कहा कि दोबारा वो क्षमादान की याचिका नहीं देगा, नहीं स्वीकार की जाएगी, एक बार ही इसको मौका दिया जाएगा। और ये बताई दिए कि राष्ट्रपति अपनी राय बना सकता है, कोई भी राय होगी, कोई एविडेंस देख सकता है, उसकी राय अलग हो सकती है, उसके दिए गए निर्णय से वो जो जुडिशियल जजमेंट है वो प्रभावित नहीं होता। ये एक अलग एग्जीक्यूटिव पावर है, न्याय की व्यवस्था जहां है वो अपनी जगह रहेगी। ठीक, ये सारी बातें हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई ऐसा केस है जहां की लगता है कि डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट वाज क्या था, मेलाफाइड था या कहीं डिस्क्रिमिनेटरी था, क्या स्वेच्छाचारी आर्बिट्ररी था, स्वेच्छाचारी था, विवेकहीन था या भेदभावपूर्ण था, ऐसा कोई निर्णय था, तब तो न्यायपालिका उस पर जो है विचार कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है। ये कोर्ट की जनरल गाइडलाइंस थी अबाउट इंटरटेनिंग पार्डनिंग पावर ऑफ आर्टिकल 72, ये था। और अब हम देखते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस पावर, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की एक और विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। और आपको पता है कि अध्यादेश 1, 2, 3 में है ऑर्डिनेंस इशू करने का। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट का पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 1, 2, 3 डील करता है। ठीक, वीटो 111, ये पार्डनिंग पावर 72, याद रखिएगा 76 में एजी है। महान्यायवादी, ये अनुच्छेद बहुत आते हैं एग्जाम में। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का 1, 2, 3, 2 इधर कर देंगे, 1 इधर कर देंगे तो 213 हो जाएगा। ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए जो शक्ति है वो इस अनुच्छेद में है, वो 213 में है, यहां 123 में है। तो ऑर्डिनेंस क्या है आप जानते हैं कि एक तरीके से अल्पकालिक कानून है, एक शॉर्ट टाइम लॉ बनता है, कानून बनता है। ये कब होगा, कब ऑर्डिनेंस लागू होगा? सबसे पहले ऑर्डिनेंस तब लागू होगा जबकि राष्ट्रपति को ये सेटिस्फैक्शन हो जाए, ये समाधान हो जाए कि इस तरह की अनफोर्सीन या अर्जेंट सिचुएशन है जिसमें कि तत्काल कोई कानून की आवश्यकता है। अगर उसको ऐसी संतुष्टि हो जाती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है उस संतुष्टि के आधार पे अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति भले ही है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहमति से ही जारी होती है। इस पे कायदे से कहिए तो सरकार ही इसको जारी करती है, भले ही कहा जाए कि राष्ट्रपति जारी करता है, निर्णय सरकार का ही होता है। ठीक, तो ये एक टेम्पोररी लॉ है और कोई अनफोर्सीन या अर्जेंट सिचुएशंस होती हैं तब इसमें कब लागू होगा? अनफोर्सीन और अर्जेंट सिचुएशन में लागू होगा। और कैसे लागू होगा? लागू तब होगा जबकि ये संतुष्टि हो जाए राष्ट्रपति को कि इन करंट सिचुएशन, इन मौजूदा सिचुएशन में ऐसी स्थिति है। और राष्ट्रपति का ये जो सेटिस्फैक्शन होने का, जो कि राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है, ये अगर मेलाफाइड है तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे कूपर केस में 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में कि राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन
मैलाफाइड है कि नहीं इसकी जांच की जा सकती है। बट इन 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, दैट इज फुल एंड फाइनल, उसको चुनौती किसी भी आधार पर नहीं दी जा सकती। बट थैंक्स आफ्टर 44 अमेंडमेंट दिस 38 प्रोविजन जो ये था कि समझ फुल एंड फाइनल है, इसको डिलीट मार दिया गया, इसको लोप कर दिया गया। यानी ये कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति का अगर सेटिस्फैक्शन मैलाफाइड है तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब ये है कि कब जारी होगा, तो जारी तब होगा जबकि सदन के दोनों सदन कानून बनाने के लिए चलने चाहिए। अगर पार्लियामेंट रिसेस पे है, एक सदन नहीं चल रही है या दोनों नहीं चल रही, एक भी चलेगी तो अध्यादेश जारी होगा। ऐसी स्थिति में जबकि पार्लियामेंट रिसेस पे है, दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश की बिल्कुल वही हैसियत होती है जो कानून की होती है। अध्यादेश किसी कानून को संशोधित करने, किसी अध्यादेश को संशोधित करने के लिए जारी किया जा सकता है। अध्यादेश पर भी वही सीमाएं हैं जो कानून बनाते समय है। जैसे अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती है, उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई विधि शून्य होगी। तो यदि ऐसा कोई विधि बनाई जाती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो विधि वैलिड नहीं होती। वही बात ऑर्डिनेंस पे भी लागू होती है। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया जा सकता जो संविधान की भाग 3 में दिए गई स्पिरिट के विरुद्ध हो। तो ये बातें हैं। तो आपने जान लिया कब कब होगा, कैसे होगा, और ऑर्डिनेंस इशू किन परिस्थितियों में होगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव भी जारी किया जा सकता है, बैक डेट से भी जारी किया जा सकता है, टैक्स के मामले में भी जारी किया जा सकता है। आपसे बता ही दिया कि ऑर्डिनेंस में मोडिफाई एक्ट और ऑर्डिनेंस। तो ये सारी चीजें अध्यादेश के बारे में। हाँ, अध्यादेश के बारे में मुख्य चीज ये कि संविधान की रीअसेंबल जब होती है पार्लियामेंट, तो रीअसेंबल होने के बाद फिर से इकट्ठा होने के बाद विदिन 6 वीक्स, ठीक है, 6 सप्ताह के अंतर इसका रेटिफिकेशन आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है या संसद अपने बैठक में बैठ करके उसको डिसप्रूव कर सकती है, निरानुमोदन कर सकती है। हम ये भी जानते हैं कि संसद के 2 सदनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 6 महीने में हाउस बैठेगी ही बैठेगी और 6 सप्ताह का समय वो, यानी कोई अध्यादेश अगर संसद से पारित नहीं हो जाता तो 6 महीने 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाएगा। 6 सप्ताह का समय जनरली हम जानते हैं कि दोनों हाउस साथ साथ संपन्न होती है। लेकिन अगर इन केस आप मान लीजिए कि कोई हाउस लेट से किसी सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो जो बाद वाली डेट है उसी से 6 सप्ताह जोड़ा जाएगा। ये बातें हैं इसके बारे में मुख्य। और एक और आप डीसी बधवा साहब का था, डॉक्टर डीसी बधवा, उन्होंने जो है बिहार में बड़ा शोध करके एक पिटीशन कोर्ट में दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार में वहां के राज्यपाल ने 1967 से लेकर के 1981 तक आप समझ लीजिए कि 14 साल तक लगातार 256 अध्यादेश उन्होंने शोध करके बताया कि 256 ऐसे अध्यादेश थे जिन्हें बार बार जारी करके बिना विधानसभा में गए उसको कानून के रूप में खींच करके चलाया गया। और इसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया कि इस तरह की प्रवृत्ति जहां की विधायिका को बाईपास करके कार्यपालिका स्वयं कानून बनाती हो, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई अध्यादेश जारी होता है जो सेम टेक्स्ट में है, बिना शर्तों को बदले, और वो जारी होने के बाद एक समय के बाद विधानसभा के द्वारा पारित नहीं कराया जाता, तो उसको जो है ऐसे ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक माना जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसे अध्यादेश जो है असंवैधानिक हैं जो बिल्कुल सेम टेक्स्ट के साथ जो है बार बार बढ़ाए जाते हैं और साथ ही में विधानसभा के सामने रख करके कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास है और एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ जो है
शासन या प्रशासन की देख रेख करना है, ये काम विधायिका का है, इसको विधायिका को ही करना चाहिए। और इस तरह की परिस्थितियों में कोर्ट ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब को 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। तो ये जजमेंट था ऑर्डिनेंस पे। तो ये स्थित है कि कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है मैलाफाइड के आधार पे कि ये जो है। और हाँ, एक बात और जानने की है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस इशू हुआ और ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया या खत्म हो गया, रेटिफाई नहीं हुआ, तो इसके अंतर्गत जो कार्य कराए जाते हैं वो फुली वैलिड होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। उससे उनके एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता कि भाई ऑर्डिनेंस के चलते कोई ऑर्डर हुआ था, कुछ ऐसे कानून बने, कुछ काम हुए और अब चूंकि अध्यादेश पारित नहीं हुआ तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो फुली वैलिड होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। और चलते चलते एक बात और हम जान लें कि आखिर ये ऑर्डिनेंस की सिचुएशन उठती क्यों है। ये 3 बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक कंडीशन तो वो होती है जिसमें कि सरकार कोई ऐसा बिल लाना चाहती है जो कि दलीय प्रतिबद्धता ज्यादा होता है राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से, और अपोजिशन का बड़ा हिस्सा उसका विरोध करता है। तो सरकार संसद का सामना करने से बचना चाहती है, उस विवाद से अपने आप को हटा करके अपना काम भी चला लेना चाहती है। दूसरी स्थिति तब होती है जबकि राज्यसभा में बहुमत न हो, लोकसभा में बहुमत नहीं होगी तो सरकार ही नहीं बनेगी। हाउस ऑफ पीपल में बहुमत तो होगी होगी, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि राज्यसभा में जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में होती है या जो क्या कहा जाए कि जो गठबंधन सत्ता में होता है, उनको लगता है कि ये बिल राज्यसभा से पास नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में भी ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। तो ये 2 बातें हैं मुख्यतः। और तीसरी सिचुएशन ये भी होती है कि विरोधी दल लगातार जो है सदन को बैकआउट करते हैं, सदन को चलने नहीं देते, तो सरकार खींच करके उसको बिल पास कर, उसको जो है कानून बनाना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है। तो यहां यही है कि ये न्यायपालिका का काम सिर्फ इतना है कि वो सरकार को ये बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसकी सीमाएं, उसकी हदें बताएं। और कानून बनाना ये विधायिका का काम है। और ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है, ये जैसा कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये बहुत इमरजेंसी पावर है, बहुत ऐसी कोई अर्जेंट सिचुएशन है जहां की निर्णय लेना जरूरी है, वही होना चाहिए। और इसको 6 सप्ताह के अंतर्गत अगर ये पारित न हो जाए संसद के इकट्ठा होने पे, तो इसको कतई आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विधान बनाने का काम विधानमंडल का है। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो जो है, उनके पास कानून बनाने की शक्ति तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके पास कानून बनाने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, विल पावर भी होनी चाहिए। वो ये कोशिश करें कि अपोजिशन को, देश को, अपने एजेंडे को कन्विंस करने की कोशिश करें, सिवाय इसके कि उसको बाईपास करें। तो लब्बो लुबाब यही ऑर्डिनेंस की बातें हैं, और कुछ छूटी होंगी तो आप देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।